हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिवी स्टडीशिप। हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया, जिसे लिखा है सतीश चंद्रा जी ने। बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं फिर तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है ये, क्योंकि इसमें आपकी जो हिस्ट्री है उसको बिल्कुल बेसिक से समझाया हुआ है। इससे पहले ऑलरेडी मैं एशियन इंडियन हिस्ट्री कवर कर चुकी हूँ, जिसे आर एस शर्मा जी ने लिखा था, और इसके बाद हम कवर करेंगे मॉडर्न इंडिया स्पेक्ट्रम। ओके, तो इसमें ये हमारा सेकेंड चैप्टर का थर्ड पार्ट होने वाला है, क्योंकि चैप्टर्स बहुत बड़े हैं तो एक पार्ट में सारा कवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप चाहे तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मैं सभी वीडियोस को शेयर करती हूँ और आपको सारी जो वीडियोस के नोटिफिकेशन है वो बिल्कुल टाइम पर मिलेंगे। तो चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 2 का जो हमारा टॉपिक है, द राष्ट्रकूट। यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा चैप्टर 2, नॉर्दर्न एज, एज ऑफ द थ्री एम्पायर्स। इसमें मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको, जो इसका इंट्रो है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हर्ष की एम्पायर, जैसे ही जो हर्ष एम्पायर की होती है, मतलब वर्धमान डायनेस्टी होती है, वो डिक्लाइन हो जाती है। तो यहाँ पर तीन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एम्पायर्स आपको दिखती हैं वो होती है पालास, ठीक है, गुज्जर प्रतिहार, और नीचे साउथ में होती है राष्ट्रकूट। अब इन तीनों में ही कन्नौज के लिए झगड़ा लगा रहता है। वो चाहता है उसका कंट्रोल हो जाए, वो चाहता है उसका कंट्रोल हो जाए, लेकिन तीनों में से हम कहीं कि हमेशा एक ही का कंट्रोल रहता है, तो ऐसा नहीं देखा गया। कभी किसी का तो कभी किसी का कंट्रोल, इस तरह से रहता है। इस पर हमने जो पाल डायनेस्टी थी, सबसे पहले हमने उनके बारे में पढ़ लिया था। उसके बाद जो हमारा कल का लेक्चर था उस पर हमने पढ़ा था प्रतिहार डायनेस्टी के बारे में, और आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रकूट। ठीक है, तो चलिए अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा प्रतिहार चल रहा था, इसे हमने पूरा कवर कर लिया था। ये मैंने आपको मैप दिखाया था, मैप में आप लोकेशन देख लीजिए कौन सी डायनेस्टी कहाँ पर है। तो यहाँ ये पाल डायनेस्टी थी, ये गुज्जर प्रतिहार थी, और नीचे ये राष्ट्रकूट डायनेस्टी थी। तो हमारा आज का टॉपिक है द राष्ट्रकूट्स। While the Palas and the Pratihars were ruling over North India, the Deccan was being ruled by the Rashtrakoot, a remarkable dynasty which produced a long line of warriors and able administrator। तो इसमें कहा है कि जब पालास का और जो प्रतिहार का जब रूल चल रहा था नॉर्थ इंडिया में, ठीक है, नॉर्थ इंडिया वाले पार्ट में चल रहा था, तो उस टाइम पर डेक्कन में रूल चल रहा था राष्ट्रकूट का। और राष्ट्रकूट एक बहुत ही अच्छी रिमार्केबल डायनेस्टी रही है। काफ़ी अच्छे वॉरियर्स रहे हैं इसमें, और काफ़ी ज़्यादा एबल एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं। जो किंगडम था, इसके फाउंडर थे दंती दुर्ग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखना कि द किंगडम वॉज फाउंडेड बाय दंती दुर्ग। ओके, और इन्होंने अपनी कैपिटल कहाँ पर स्टैब्लिश करी थी? मान्यखेड़, ठीक है, जिसे या फिर मालखेड़ भी बोल देते हैं, जो भी हमारा मॉडर्न शोलापुर है। ओके, the Rajkot soon dominated the entire area of northern Maharashtra, and they also engaged with the Pratihar for the overlordship of Gujarat and Malwa, as we have been above। इसमें बताया है सबसे पहले तो फाउंडर कौन है? दंती दुर्ग है। कैपिटल क्या स्टैब्लिश करी इन्होंने? मान्यखेड़, जिसे मॉडर्न शोलापुर बोलते हैं। जो राष्ट्रकूट थे, उन्होंने देखते ही देखते जो पूरा नॉर्दर्न महाराष्ट्र का जो पूरा एंटायर एरिया था उसको डोमिनेट कर लिया था, और साथ में ये एंगेज रहते थे प्रतिहार के साथ, वही लड़ाई झगड़े में। और किस चीज़ के लिए? ज़मीन के लिए, खासकर गुजरात और मालवा के लिए। गुजरात और मालवा को लेकर हमेशा प्रतिहार और जो राजकोट थे, इनके बीच में हमेशा झगड़ा लगा रहता था। Although their raids did not result in the extension of Rajkot Empire to the Ganga Valley, and they brought rich plunder and added to the fame of the Rajkot। देखो, अब यहाँ पर ये चाहते थे कि गंगा वैली तक पूरा इनका रूल हो जाए, जो राष्ट्रकूट थे, लेकिन पूरी तरह से जो ये एक्सटेंशन है, कभी इसका वो रिजल्ट नहीं मिल पाया जो राष्ट्रकूट चाहते थे। और राष्ट्रकूट कभी ज़्यादा ना उधर टिककर रहे भी नहीं है, बस ये प्लंडर वगैरह करते थे और वापस फिर ये साउथ की तरफ ही आ जाते थे। लेकिन इस वजह से, एक बड़े प्लंडर की वजह से, वहाँ पर जितनी जो रिसोर्सेज थी उनको सबको लूटपाट करके ले आते थे। तो उससे ना इनके राजकोट डायनेस्टी में ना एक फेम ऐड हो गया था, कि सबको पता चल गया था कि हाँ, ये कोई मामूली डायनेस्टी नहीं है। अगर यहाँ पर प्लंडर करके जा रही है, हरा के जा रही है, तो वाकई में मतलब एक अच्छी डायनेस्टी है, और उसमें जो वॉरियर्स है वो काफ़ी ज़्यादा एबल है। द राष्ट्रकूट ऑल्सो फॉट कॉन्स्टेंटली अगेंस्ट द ईस्टर्न चालुक्यास ऑफ वेनेकी। अब जो राष्ट्रकूट थे वो सिर्फ खाली ऊपर जो प्रतिहास थे, सिर्फ उनके साथ ही इनका झगड़ा नहीं चल रहा था, बल्कि जो इनके ईस्टर्न साइड में जो चालुक्य डायनेस्टी थी, ठीक है ना, वेनगी, जिसे मॉडर्न आंध्र प्रदेश बोलते हैं, ठीक है, ये जो वेनगी है ये मॉडर्न आंध्र प्रदेश में है। एंड इन द साउथ अगेंस्ट द पल्लवास ऑफ कांची, ठीक है, मान चलिए ये राष्ट्रकूट है। ऊपर यहाँ पर प्रतिहार से लड़ रहे हैं, इधर ईस्टर्न साइड में चालुक्यास से लड़ रहे हैं, और इधर नीचे साउथ में कौन बैठे हैं इनके? तो पल्लवास बैठे हैं, तो पल्लवास से लड़ रहे हैं। ये पल्लवास की कैपिटल क्या थी? कांची, ठीक है। और दूसरी और कौन थे यार साउथ में इनके पास? पांड्यास थे, जिनकी कैपिटल थी मदुरा, ठीक है। एक बार फिर से क्लियर कर देती हूँ मैं आपको। देखो, राष्ट्रकूट के ऊपर नॉर्दर्न साइड में ये राष्ट्रकूट हो गए, इनके ऊपर नॉर्दर्न साइड में प्रतिहार बैठे हैं,
इधर अगर हम बात करें तो चालुक्यास बैठे हैं, और इधर साउथ में बात करें तो इनके जो पल्लव हैं वो बैठे हैं और पांड्यास बैठे हैं, दोनों पी नीचे बैठी है। पल्लव की कैपिटल क्या थी? कांची थी, और पांड्यास की कैपिटल थी मदुरै। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तो मतलब ये राष्ट्रकूट सबसे इनके लड़ाई झगड़े लगे पड़े हैं। प्रोबेबली द ग्रेटेस्ट राष्ट्रकूट रूलर वॉज वर गोविंद थर्ड। ठीक है, अगर हम बात करें इनके सबसे इंपॉर्टेंट रूलर की, जो ग्रेटेस्ट राष्ट्रकूट रूलर माने जाते हैं, तो वो थे गोविंद या फिर गोविंद द थर्ड, और दूसरे हैं अमोघ वर्ष। दोनों की टाइमलाइन यहाँ पर दी हुई है। आफ्टर द सक्सेसफुल एक्सपेडिशन अगेंस्ट नागभट्ट ऑफ कन्नौज एंड द एनेक्सेशन ऑफ मालवा, गोविंदा थर्ड टर्न टू द साउथ। अब क्या होता है, राष्ट्रकूट चुप बैठने वाले तो थे ही नहीं, इन्हें भी हमेशा एक्सपेडिशन करने की लगी होती थी। तो जब ये नागभट्ट के खिलाफ जाके, कन्नौज में उस टाइम रूल था नागभट्ट का, अब ये पहुंच जाते हैं कन्नौज। अब कन्नौज में एक सक्सेसफुल एक्सपेडिशन के बाद किसके खिलाफ करी? नागभट्ट के खिलाफ करी। ये क्या कर लेते हैं? एनेक्सेशन ऑफ मालवा, ठीक है ना, साथ में वहाँ पर भी सक्सेसफुली हरा के आते हैं उन लोगों को, और मालवा को भी जीत लेते हैं। अब जो गोविंद थर्ड थे वो वापस से साउथ में आ जाते हैं। जैसे मैंने कहा ना, ये जो राष्ट्रकूट रूलर थे ये भले ही नॉर्थ में जाते ज़रूर थे, लेकिन वहाँ पर ये इस मोटिव के साथ नहीं जाते थे कि ये वहाँ पर रहेंगे, लूटपाट करके वापस से अपने साउथ में आ गए। तो वहाँ पर कन्नौज में जो नागभट्ट का रूल चल रहा था उसको हरा के, और उसके बाद फिर वापस आ गए, और साथ में जो मालवा वाला एरिया है वो जीत लिया इन्होंने, क्योंकि वो थोड़ा साउथ के थोड़ा क्लोज था। We are told in an inscription that Govinda terrified the Kerala, Pandya and the Chola king and caused the Pallavas to withdraw. ठीक है, तो जो ये राष्ट्रकूट डायनेस्टी थी इसका काफ़ी ज़्यादा डर था जो उसके आसपास जो दूसरी डायनेस्टीज थी। द गंगा of Karnataka, who became dissatisfied through baseness, were bound down with the fetters and met with death. और ये जो गंगा डायनेस्टी थी ये भी कहाँ पर थी? ये कर्नाटका में थी। ये भी कोई इनके सामने कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं थी। The king of Lanka and his minister, who had been negligent of their own interest, were captured and brought over as a prisoner to Halalpur, and two statues of Lord of Lanka were carried to मान्यखेत। इन्होंने यहाँ तक कि जो लंका के किंग थे उनको भी हरा दिया, उनके मिनिस्टर्स वगैरह को भी यहाँ पर कैप्चर कर लिया, और दो स्टैचू आते हैं लंका से, ठीक है, जो लॉर्ड ऑफ लंका के थे उन्हें मान्यखेत लाया जाता है। और उनको क्या इंस्टॉल करके, मतलब उनको इंस्टॉल कर दिया जाता है मान्यखेत में, क्या सोच के? पिलर्स ऑफ विक्ट्री, कि ये उनकी जीत है, ठीक है, किसकी? राष्ट्रकूट की। इन द फ्रंट ऑफ शिवा टेम्पल, शिवा टेम्पल के सामने जो लॉर्ड ऑफ लंका के दो स्टैचू थे वो मान्यखेत में लाकर लगा दिए जाते हैं, जिसके सामने एक शिवा टेम्पल बना हुआ था, ये दिखाने के लिए कि हम लंका में से जीत कर लाए हैं इनको, ठीक है, तो उन्हें पिलर ऑफ विक्ट्री भी कहा गया। अमोघवश रूल्ड फॉर 64 ईयर्स, बट बाय टेम्परामेंट ही प्रेफर्ड द परस्यूट ऑफ रिलीजन एंड लिटरेचर टू वॉर। देखिए, जो अमोघ वर्ष है वो पूरे 64 ईयर्स तक रूल करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम देखेंगे उनकी जो उनका रवैया था रिलीजन को लेकर, लिटरेचर को लेकर, वो कैसा था। ही वॉज हिमसेल्फ एन ऑथर एंड क्रेडिटेड विद द राइटिंग द फर्स्ट कन्नड़ बुक ऑन पॉलिटिक्स। तो लिटरेचर में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था इनका, खुद एक ऑथर थे ये, और इन्होंने पहली कन्नड़ बुक लिखी थी, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि पहली कन्नड़ बुक किसने लिखी थी, तो वो अमोघ वर्ष ने लिखी थी। ही वॉज अ ग्रेट बिल्डर एंड इट इज सेड टू हैव द बिल्ड कैपिटल सिटी मान्यखेत सो एज टू एक्सेल द सिटी ऑफ इंद्र। कहते हैं कि एक ग्रेट बिल्डर भी थे, और मान्यखेत जो इनकी खुद की जो कैपिटल सिटी थी उन्होंने इसको इतना अच्छा, इतना शानदार बना दिया था कि उसे जो हम ये बोल सकते हैं कि इंद्र, जो इंद्र देवता को सब जानते हैं, जैसे उनका शहर था, उनका स्वर्ग था, तो वैसे ही जो मान्यखेत है उसको भी बिल्कुल उसी के बराबर इन्होंने बना दिया था, मतलब उसको इतना सुंदर इन्होंने कर दिया था। There were many rebellions in the far-flung Rajput Empire under Amokwash. बहुत सारे रिवेलियन होते हैं इनके टाइम पर भी, and this could be barely contained and began afresh after his death and his grandson इंद्र थर्ड। और इनकी डेथ के बाद अब इनके पोते आएंगे इंद्र थर्ड, ओके। रीस्टैब्लिश द एम्पायर, अब इनकी डेथ की वजह से जो भी नुकसान हो गया था राष्ट्रकूट डायनेस्टी को, उसको आके वापस सही करेंगे इनके जो पोते होते हैं इंद्र थर्ड, ठीक है, और वापस से एम्पायर को रीस्टैब्लिश करते हैं। आफ्टर द डिफीट ऑफ महीपाल द सैक ऑफ कन्नौज इन 1915, अब क्या होता है, यहाँ डिफीट हो जाती है महीपाल की। महीपाल कौन था, आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है, ये पाल डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, इतना आपको याद रखना है। आपको याद हो तो हमने पढ़ा था मिहिर भोज, है ना, तो मिहिर भोज के मैं बता देती हूँ, मिहिर भोज के ये कौन थे, ये ग्रैंड सन थे, ठीक है ना, पोते थे ये उनके। अब 1915 में इनको कर दिया जाता है डिफीट, एंड इंद्र थर्ड वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ दिस टाइम। और इनको डिफीट करने वाले कोई और नहीं बल्कि कौन होते हैं, इंद्र थर्ड होते हैं, ठीक है, महीपाल को डिफीट करने वाले। अब इसी के चलते जो इंद्र थर्ड थे वो उस टाइम के सबसे पावरफुल रूलर हो गए थे, ठीक है, इंद्र थर्ड जो हमारे राष्ट्रकूट डायनेस्टी से बिलोंग करते थे।
According to Al-Masudi, who visited India at that time, the Rajput king Balhara or Vallabharaj was the greatest king of India, and most of the Indian rulers accepted his suzerainty and respected his envoys. He possessed large army and innumerable elephant. देखिए अल मसूदी आते हैं, ठीक है, एक अरब से आए थे ये, और ये इंडिया को जब विजिट करते हैं राष्ट्रकूट के टाइम पर, तो ये बताते हैं कि उस टाइम पर इंडिया में जो बल्हार, ठीक है ना, बल्हार और जो वल्लभ राज थे वो सबसे ग्रेटेस्ट किंग थे उस टाइम पे इंडिया के। और जितने भी इंडियन रूलर्स थे उनमें से ज़्यादातर इनकी सुज़ैरेनिटी को एक्सेप्ट करते थे कि मतलब हम इन्हीं के अंडर रह के काम कर रहे हैं, और इनके जो इन्वॉइस होते थे उनको बहुत रिस्पेक्ट करते थे। इनकी आर्मी को भी बताया है कि बहुत बड़ी इनकी आर्मी थी इनके अंडर, और बहुत सारे उसमें एलिफेंट्स थे इनकी आर्मी में, ठीक है। तो ये किसने बताया? अल मसूदी ने बताया है, जब वो इंडिया को घूमने आए थे, मतलब इंडिया में विजिट करने आए थे राष्ट्रकूट के टाइम की, उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी है। तो ये बल्हार और जो वल्लभ राज है ये दोनों राष्ट्रकूट डायनेस्टी के ही रूलर हैं। अब कृष्णा थर्ड के बारे में जानते हैं। वॉज द लास्ट इन लाइन ऑफ ब्रिलियंट रूलर्स। अगर बात करें कि राष्ट्रकूट डायनेस्टी के सबसे लास्ट ब्रिलियंट रूलर कौन थे, तो वो थे कृष्णा थर्ड। ही वॉज इंगेज्ड इन अ स्ट्रगल अगेंस्ट द परमार ऑफ मालवास। यहाँ पर एक और डायनेस्टी होती है मालवा में, परमार, ठीक है ना। इन परमार के साथ जो कृष्णा थर्ड है इनका काफ़ी स्ट्रगल चलता है, और साथ में जो वो तो बताई दिया राष्ट्रकूट के ईस्टर्न साइड में कौन बैठे थे, चालुक्यास बैठे थे, तो इनके साथ भी कृष्णा थर्ड का काफ़ी अच्छा मतलब लड़ाई झगड़ा लगा रहता है। ही ऑल्सो लॉन्च्ड अ कैंपेन अगेंस्ट द चोला रूलर ऑफ तंजौर। ये कैंपेन भी चलाते हैं किसके खिलाफ? चोला रूलर्स के खिलाफ। तंजौर में होते हैं जो चोला रूलर होता है वो यहाँ तंजौर में होते हैं। हु हैड सब प्लांटेड द पल्लवास ऑफ कांची। ठीक है, अब होता क्या है, यहाँ पर ये कैंपेन चला देते हैं जो चोला रूलर होते हैं उनके खिलाफ, ठीक है, जो राष्ट्रकूट रूलर्स होते हैं। अब चोला रूलर से क्यों लड़ रहे थे ये? क्योंकि ये हेल्प कर रहे थे पल्लवास की, ठीक है, जो पल्लवास थे कांची के। अब कृष्णा थर्ड सबसे पहले डिफीट करते हैं चोला किंग को ही, ठीक है, कि तो पहले तुम ही आ जाओ, जिनका नाम होता है प्रांतक फर्स्ट, ठीक है। तो इनको हरा देते हैं चोला किंग को, कृष्णा थर्ड। और पूरे चोला एम्पायर का जो नॉर्दर्न पार्ट होता है वो किसके हाथों चला जाता है? कृष्णा थर्ड के हाथ। कृष्णा थर्ड के हाथ मतलब राष्ट्रकूट डायनेस्टी में शामिल हो गया जो चोला एम्पायर का नॉर्दर्न पार्ट था। अब ये बढ़ते हैं रामेश्वरम की तरफ, और यहाँ पर ये सेटअप करते हैं एक पिलर ऑफ विक्ट्री को, ठीक है, और एक टेम्पल बनाते हैं। क्या शो करने के लिए? अपनी विक्ट्री को शो करने के लिए। अब जैसे ही इनकी डेथ होती है, इनके जितने भी ओपोनेंट्स होते हैं, जितने भी दुश्मन होते हैं, उनको तो मौका मिल जाता है, वो सारे यूनाइट हो जाते हैं, और जो इनके सक्सेसर होते हैं कृष्णा थर्ड के, जो आगे फैमिली मेम्बर्स होंगे जो रूलर्स बनने की कोशिश करेंगे, ये उनके ओपोनेंट, कृष्णा थर्ड के ओपोनेंट जो दुश्मन थे, वो इनके सबसे पहले इनके सक्सेसर्स को ही हटाते हैं। सब के सब इनके सक्सेसर्स जो होते हैं इनसे बदला लेने की सोच लेते हैं। द राष्ट्रकूट की जो कैपिटल होती है मालखेड़, उसको पूरी तरह से लूट लिया जाता है, और बाद में 1972 में उसको जला दिया जाता है, और इससे होता है राष्ट्रकूट एम्पायर का पूरी तरह से एंड, ठीक है। जो राष्ट्रकूट थे हम सबको पता है रूल कहाँ करते थे? डेक्कन में करते थे। लास्टेड फॉर ऑलमोस्ट 200 ईयर्स, और पूरे 200 साल तक राज करा है इन्होंने, टिल द एंड ऑफ द 10th सेंचुरी। जो राष्ट्रकूट के जो रूलर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा टॉलरेंट थे, अगर हम देखें उनके रिलीजियस व्यूज़ में, ठीक है। ऐसा नहीं था कि वो कोई कट्टर किसी धर्म को मानते थे और वो बाकी और सबको मना करते थे कि बस तुम भी उसी धर्म को मानोगे बाकी किसी को नहीं मानोगे। वो पेट्रोनाइज थे बहुत बड़े शैविज़म के और साथ में वैष्णविज्म के भी, लेकिन वो जैनिज्म को भी मानते थे, ठीक है। फेमस रॉक कट टेम्पल अगर आप देखते हो, शिवा एट एलोरा, उसे एक राष्ट्रकूट किंग ने ही बनवाया था, कृष्णा फर्स्ट, इन द 9th सेंचुरी, ठीक है। जो रॉक कट टेम्पल है शिवा एट एलोरा, उसको राष्ट्रकूट किंग कृष्णा फर्स्ट ने बनवाया था, तो ये आप याद रखना। उनके फिर सक्सेसर आते हैं अमोघ वर्ष, ठीक है। ये वैसे तो जैन धर्म को बहुत मानते थे, बहुत बड़े पेट्रोनाइज थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि ये दूसरे धर्मों में इनका कोई फेथ नहीं था, बल्कि ये उनको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे। जो राष्ट्रकूट थे उन्होंने अलाउ किया हुआ था कि जो मुस्लिम ट्रेडर हैं वो भी उनके यहाँ पर सेटल हो सकते हैं, जो उन्हें इस्लाम को मानने के लिए पूरी तरह से, मतलब उनको पूरी छूट दी हुई थी, ठीक है। साथ में वो इस्लाम धर्म के प्रचार भी कर सकते हैं। वी आर टोल्ड एट मुस्लिम हैड देयर ओन हेडमैन। हम सबको पता है कि जो मुस्लिम्स हैं, ठीक है, उनके सबके अपने खुद के हेडमैन होते हैं। उनके बड़े बड़े लार्ज मॉस्क्यूज भी मिलेंगे आपको जहाँ पर वो डेली प्रेयर करते थे इन द कोस्टल टाउन ऑफ द राष्ट्रकूट एम्पायर, ठीक है। जो राष्ट्रकूट एम्पायर थी उसका जो कोस्टल एरिया था, जहाँ पर जो किनारे के आसपास बसा हुआ जो शहर होते थे, टाउन्स होते थे, वहाँ पर मॉस्क्यूज भी थे जिससे कि वो वहाँ पर प्रेयर कर सके जो मुस्लिम्स थे। तो कहीं ना कहीं पता चलता है काफ़ी ज़्यादा टॉलरेंट थे वो। दिस टॉलरेंट पॉलिसी हेल्प टू प्रमोट
फॉरेन ट्रेड एंड एनरिच द राष्ट्रकूट। और उनकी ये जो टॉलरेंट पॉलिसी थी वो फॉरेन ट्रेड था उसको प्रमोट करने में बहुत हेल्प करती थी, क्योंकि अगर वो सब धर्म को मानेंगे तो सब धर्म के लोग यहाँ पर आएंगे, किसी को डर नहीं लगेगा कि वहाँ जाएंगे तो कुछ हमारे साथ हो जाएगा। और यही एक रीज़न था कि राष्ट्रकूट डायनेस्टी काफ़ी ज़्यादा रिच हो गई थी, क्योंकि ट्रेड अच्छा था। जो राष्ट्रकूट किंग थे वो बहुत बड़े पैट्रन्स थे आर्ट के, लेटर्स के। उनके कोर्ट में आपको बहुत सारे संस्कृत स्कॉलर भी मिलेंगे, ठीक है, जो अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखते थे, प्राकृतिक में लिखते थे और दूसरी जो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस थी उसमें भी लिखते थे, ठीक है। एक जैसे ये है द ग्रेट आपा भ्रमश पोइट, ठीक है, अगर मैं सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ तो आप इसको जैसे भी प्रोनाउंस करना चाहें वैसे कर सकते हैं, ठीक है। और किसने लिखा था इसको लिखा था स्वयंभू ने, ठीक है। तो ये जो स्वयंभू थे ये भी और इनके बेटे ये दोनों ही राष्ट्रकूट कोर्ट में रहे हैं, ठीक है, राष्ट्रकूट डायनेस्टी के अंदर रही हैं ये भी, और इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा काम किया है। तो यहाँ पर बस आप ये याद रखना, अपाम भ्रष्ट किसने लिखा है, स्वयंभू ने लिखा है। किसके टाइम पे लिखा गया, तो राष्ट्रकूट डायनेस्टी के टाइम पे लिखा गया है, ओके। तो ये था हमारा पूरा राष्ट्रकूट डायनेस्टी के बारे में। आगे हमारा टॉपिक होगा पॉलिटिकल आइडियाज़ एंड ऑर्गेनाइजेशन, इसे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। इस वाले पार्ट के लिए इतना ही। अगर आपको सब चीज़ें बिल्कुल टाइम पर चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। इस लेक्चर के लिए इतना ही, थैंक यू।